गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास में। दोस्तों, पढ़ते हैं तो डरते क्यों हैं? छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते क्यों हैं? ये जानते हुए कि एक छोटी सी चींटी विशाल हाथी के मौत का कारण बनती है, तो फिर ऐसे ऐसे वीडियो देखे बगैर आगे बढ़ते क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो ये निर्धारित करेगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है और दोस्तों ईमानदारी पूर्वक उत्तर देना है। ये नहीं कि आप कहीं से सर्च कर लिए उसके बाद आंसर आप दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, चूंकि कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इससे होता क्या है दोस्तों? इससे होगा ये कि आपका सेल्फ टेस्ट होगा। आप कितने पानी में हैं, आप कितने प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको खुद ब खुद हो जाएगी और हम भी जान जाएंगे कि आप कितने प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है और ईमानदारी पूर्वक देना है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, अपने आप को आजमाइश करें कि आप कितने अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप कंपटीशन की वास्तव में ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 10 ऐसे प्रश्नों को जो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी है निकोटिन, ऑप्शन नंबर सी है हेरोइन और ऑप्शन नंबर डी है क्विनिन। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बता देता हूँ। आप तो समझ गए होंगे कि क्या आपने इसका आंसर दे पाया है या नहीं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो होगा वो निकोटिन होगा। इसका राइट आंसर विल बी निकोटिन। निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है। निकोटिन नाम का रसायन जो होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जी डेमलर, ऑप्शन नंबर बी है के मैकमिलन, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल बेंज और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट फार्मिच। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया। आपको पता चल गया होगा कि क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों जी डेमलर। जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया है। लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, जी डेमलर, के मैकमिलर, कार्ल बेंज और रॉबर्ट फार्मिच, इन चारों ने और क्या आविष्कार किया? जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उन चारों ऑप्शन पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जी डेमलर ने तो मोटरसाइकिल का आविष्कार किया है। उसके बाद के मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया है? कार्ल बेंज ने किसका आविष्कार किया है? और रॉबर्ट फार्मिच ने किसका आविष्कार किया है? तो इन तीनों और जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए अगला ये इमेज देखिए, इमेज में आपको पता चल जाएगा कि तीनों ने, अदर जो 3 है जी डेमलर को छोड़कर और भी 3 है जो नाम जिससे आप वाकिफ हो सकते हैं। तो आप इस फोटो के तस्वीर के अनुसार देख सकते हैं कि चारों जो नाम है ऑप्शन में, इन चारों ने कौन कौन से चीज़ का आविष्कार किया है। तो जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया है, आप देख रहे हैं। के मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया है और सी जो कि कार्ल बेंज जिसने पेट्रोल कार का आविष्कार किया है और उसके बाद रॉबर्ट फार्मिच जिसने ट्रैक्टर का आविष्कार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे इस प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फल भीति, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी है केवल बीज और ऑप्शन नंबर डी है पूरा फल। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आपको याद कर लेना है, जो
इसमें से क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है उसको दोस्तों आपको याद कर लेना है। जिसका आंसर आपको याद है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, इससे होगा क्या दोस्तों, एक हैबिट सी बन जाएगी। आप भूले हुए चीज़ों को, जो चीज़ें धुंधलापन सी हो गई है आपके माइंड में, वो चीज़ें फिर से रिन्यूअल हो जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। आपका जो भूलने की क्षमता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर विल बी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? गेहूं का भ्रूणपोष भाग खाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है बंगलुरु। तो दोस्तों आपको आंसर इसका दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या इसका आंसर दिया है या नहीं, या तो आपने मन में ही सोच लिया है कि मैं जानता हूँ, या फिर आप कमेंट में लिख दिए होंगे कि मैं जानता हूँ, या फिर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर विल बी बंगलुरु। इसका आंसर क्या होगा? बंगलुरु। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। तो चलिए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर इसमें चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जयपुर, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद केरल, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। और मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने चारों ऑप्शन का उत्तर आपने जान लिया कि किसका आंसर क्या होगा। इसका जो प्रश्न है 4 नंबर, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, या तो आप जानते होंगे, तो आपको लगता होगा कि मैं जानता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कि आपने कितने का आंसर किया है। चाहे आप एक का ही आंसर क्यों ना करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इससे आपकी हैबिट बनेगी। मुझे तो याद हो ही रहा है, आप मेरे चक्कर में मत पड़िएगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आपको एक हैबिट सी बन जाएगी। और दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे डेली वीडियो को 10 मिनट का वीडियो होगा या 12 मिनट का वीडियो हो, चाहे 15 मिनट का हो सकता है, तो आप इस वीडियो को डेली देखिए मॉर्निंग में उठकर। आप एक 24 घंटे में से मात्र आपसे 10 मिनट या 15 मिनट कह रहा हूँ, आप इस वीडियो पर ज़रूर खर्च कीजिए, स्पेंड कीजिए। आपको कुछ एहसास होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लीजिए, ताकि आपकी ऑटोमेटिक जो ये स्मरण शक्ति है याद चलती रहे और एक चैन सा बन जाए, जिससे आपको चीज़ें भूलने में दिक्कत, चीज़ें याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नेट्रियम, ऑप्शन नंबर बी है प्लम्बम, ऑप्शन नंबर सी है स्टीबियम और ऑप्शन नंबर डी है ऑरम। इसका लैटिन नाम क्या होता है? सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, आप बताइए। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे चुके होंगे, और नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। इसका आंसर राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम, ये सोडियम जो है नाइट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? भारत की संसद को तो संसद कहा जाता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डाइट, ऑप्शन नंबर बी है ड्यूमा,
ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस और ऑप्शन नंबर डी है नेसेट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको चुनना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रूस के संसद को जो कहा जाता है वो ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और दोस्तों और भी जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम और जितने भी ऑप्शन है 3 उनके बारे में भी विशेष चर्चा कर लेते हैं। देखिए डाइट जो है वो जापान का संसद को डाइट कहा जाता है। ठीक है, ड्यूमा तो रूस का कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ड्यूमा होगा, राइट आंसर ड्यूमा होगा। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और नेसेट, नेसेट किसको कहा जाता है? नेसेट जो दोस्तों इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में आपको उत्तर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1865 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1894 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है तो सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है। ठीक है दोस्तों, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 1935 सॉरी 1894 ईस्वी। इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1894 ईस्वी में हुआ था। और भी जितने ऑप्शन हैं इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी और या 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विल बी 1894 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के बारे में दोस्तों आपको जानना है तो आप मेरा एक यूट्यूब चैनल और है जो भोजपुरी पढ़ाई नाम का यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा भोजपुरी पढ़ाई, वो आ जाएगा और उसमें आप मगध के बारे में विशेष चर्चा आप देख सकते हैं। 16 महाजनपद वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे, उसमें सर्च कर लीजिएगा 16 महाजनपद वाले वीडियो को, तो 16 महाजनपद वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मगध के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मगध अभी वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र मगध के अंतर्गत आते थे। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी आपको बता दें कि मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। विशेष जानने के लिए दोस्तों आप भोजपुरी पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर हमने 16 महाजनपद वाले वीडियो को अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 16 महाजनपदों में से मगध भी आता है और भी अन्य जो 15 महाजनपद आते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, उसकी राजधानी क्या पता चल जाएगा और कौन कौन से वर्तमान के क्षेत्र आते थे इसका भी पता चल जाएगा। तो विशेष जानने के लिए दोस्तों भोजपुरी पढ़ाई को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर गिरिब्रज या राजगृह होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें और भी प्रश्नों का बात करें तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया 16 महाजनपद वाले वीडियो को भोजपुरी पढ़ाई चैनल है भोजपुरी पढ़ाई नाम का, उस पर जाकर 16 महाजनपद वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं यह नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सनी डेज किस खिलाड़ी की पुस्तक है? सनी डेज किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो सनी डेज दोस्तों किस खिलाड़ी की पुस्तक है? आपको आंसर देना है और आपका आंसर क्या होगा ये तो आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। चलिए पहला ऑप्शन है दोस्तों, मैं बोल दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है निर्मल शेखर, दूसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है लोकेश थानी और चौथा ऑप्शन है कपिल देव। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सुनील गावस्कर होगा। ये जो है सनी डेज ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, तो सनी डेज की ये जो पुस्तक है ये सुनील गावस्कर के बारे में है, तो इसका राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। इसके अन्य भी जितने भी नाम हैं तो इसके बारे में भी हम अगर चर्चा करें तो दोस्तों निर्मल
निर्मल शेखर की जो रचना है एक ए टॉस ऑफ टेनिस, ये पुस्तक किसके बारे में है? निर्मल शेखर के बारे में है। वहीं देख लें लोकेश थानी की, तो लोकेश थानी की चमत्कारी सचिन नाम की पुस्तक है। तो लोकेश थानी की कौन सी पुस्तक है? चमत्कारी सचिन। और उसके बाद कपिल देव क्या संबंध किससे है? इसका पुस्तक का नाम क्या है? तो क्रिकेट स्टाइल किसका पुस्तक का नाम है? तो ये है कपिल देव की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 10 प्रश्नों का टेस्ट देना था। आपने कितना दिया? आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक अगला प्रश्न है। आपके लिए ये सर्च करना है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अगला प्रश्न ये है कि जो रिलेशन है दोस्तों इतिहास से, बताइए कि अशोक कौन था? अशोक किसका पुत्र था? ये आपके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अशोक किसका पुत्र था, इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको ये सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अशोक किसका पुत्र था। तो दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और उसमें हम जानेंगे अशोक किसके पुत्र था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।